श्रेष्ठ, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है श्रेष्ठ? यस मैम, यस मैम। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम था चैप्टर नंबर 1 का, बताइए। श्रेष्ठ, यस मैम। चैप्टर नंबर 1 का नाम बताइए। चैप्टर नंबर 1 का मैम मैम वो द लेटर टू गॉड था। अ लेटर टू गॉड, गॉड। जिसको लिखा किसने है? अ लेटर टू गॉड। हाँ, याद नहीं आ रहा मैम से। G.L. प्यूंटिस। किसने लिखा है? G.L. प्यूंटिस। सो इसकी स्टोरी क्या थी बताइए। अ लेटर टू गॉड की स्टोरी क्या थी? क्या बताया था हमने आपको? इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है अ लेटर टू गॉड में? लैंचो। मैम लेंचो। लैंचो। लेंचो की स्टोरी क्या है? मैम क्या वो लैंचो। लेंचो मतलब है क्या? स्टोरी में करता क्या है? मैम लैंचो एक फार्मर रहता है जो कॉर्न की वो करता है, खेती करता है। हाँ, तो खेती मैम करता है। और उसके उसको साथ लगता क्या ट्रेजेडी हो जाती है? मैम उसको लगता है बारिश हो रही है, उसके लिए गोल्ड की कॉइन, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी जो वो फील्ड थी कॉर्न की वो ग्रो करेगी। हाँ तो उसको लगता है गोल्ड की हाँ कॉइन की तरह है मेरे लिए, तो पर ये उसको लगता है गोल्ड की कॉइन है, पर बाद में वो जो ब्रेन होती है वो हेल स्ट्रोम में बदल जाती है। उसकी जितनी भी वो रहती है फील्ड रहती है कॉर्न की, वो सारी खराब हो जाती है, तो उसके लिए बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद वो गॉड हाँ। को लेटर लिखता है और जो पोस्टमैन को देता है, पोस्टमैन इसको पढ़ के उसके बदले में वो मांगता है 100 रुपीज मांगता है। तो उसके बदले में उसको लोग 60 रुपीज देते हैं। 70। हाँ 70 रुपीज देते हैं। तो 70 रुपीज पेसोज। दे देते तो हाँ। तो मैम लैंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन ने आधे आधे पैसे निकाल लिए हैं, और वो गलत रहता है मैम। हम्म। पोस्टमैन ही ने उसे पैसे दिए थे, हाँ, सही है। क्योंकि मैम सो उसे लेकिन गॉड को बहुत लेंचो को प्रिय बाद था। में क्या लगता है? उसका क्या रिएक्शन रहता है लेंचो का पैसे देखकर? मैम वो बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसको उसको लगा कि जितने पैसे मैंने मांगे हैं वो पैसे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में किसी ने ले लिए। ठीक है। Yes, ma'am. सो अब नेक्स्ट आइए आप, इसमें आपकी बुक में फर्स्ट फ्लाइट में एक पोएम है जिसका नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। ये फर्स्ट फ्लाइट की बुक में फर्स्ट आपकी जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। बुक है कि नहीं श्रेष्ठ? नो मैम। अच्छा, बुक नहीं है। सो इसमें देखो एक वर्ड मीनिंग है जिसका क्या है? हेमलॉक। जो कि लिखी किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक वर्ड मीनिंग है हेमलॉक। हेमलॉक का मतलब क्या है बताइए। यहाँ पर हेमलॉक कौन है? एक ट्री है जो कि कैसा है? पॉइजनस है। ट्री है जो कि पॉइजनस है। ट्री है एक तरह से, या प्लांट भी कह सकते हो, पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट मैम फ्लावर्स। इसमें क्या है? हाँ। मैम इधर स्क्रीन मैम कट गई है मैम। अच्छा अच्छा, देखिए।
हेमलॉक है स्मॉल प्लांट या फिर ट्री जो कि पॉइजनस है विथ फ्लावर्स। तो यहाँ पर हेमलॉक का जो ट्री है उसकी बात की जा रही है, जिसमें जो कि पॉइजनस कहा गया है, जहरीला कहा गया है, और जिसमें वाइट फ्लावर्स भी लगे होते हैं। नेक्स्ट, rude, and the meaning of rude is held in regret. Held in regret. तो rude का मतलब है held in regret. regret मतलब पछतावा करना, पछतावे में छोड़ देना। सो यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है, अब डस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? धूल। धूल। स्नो मतलब बर्फ। सो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में कुछ सिंबल्स बताए हैं, कुछ सिंबल्स के थ्रू ये पोयम कही गई है। और इसमें क्या है देखो, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. रूड मतलब रिग्रेट, जैसे कि क्या लिखा, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो दिन जो कि मैंने खो दिया है, जिसका मुझे रिग्रेट है, पछतावा है। सो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसी एक घटना को, किसी एक इंसिडेंट को सिंबलाइज किया है, किसके थ्रू? डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू। और यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। कहाँ पर? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जो कि एक जहरीला पेड़ है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, जो कि पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। लेकिन वो उस पेड़ के नीचे खड़े हैं और वो उदास है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। अब जिस पेड़ पर खड़े, जिस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं, जो कि जहरीला पेड़ है, और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक क्रो बैठा हुआ है। और वो क्रो क्या कर रहा है? डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा दे रहा है। मतलब वो अपने पैरों से जो स्नो है, या जिस चोंच से अपने वो जो स्नो है उसको पोएट के ऊपर गिरा दे रहा है। और एक तो पहले से जो वो एकदम सैड है, ऊपर से सैडनेस में वो खड़े हुए हैं, चारों तरफ ठंडी ठंड है, बर्फ ही बर्फ है, और ऊपर से उनके सर पे क्रो ने स्नो फेंक दी। सो जो विंटर का जो मौसम होता है, जो स्नो का मौसम होता है, वो ऑलरेडी सैड सैड सा होता है। और सारे जो लिटरेचर में इसको, इस मौसम को सैडनेस वाला कहा जाता है। आपने देखा होगा जिस पोएम में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का या बहुत ज्यादा फैंटेसी का जिसमें दिखाया गया है, फैसिनेटिंग जिसमें इमोशन दिखाया गया है, उसमें ज्यादातर सनशाइन होती है या सनसेट हो रहा होता है, लेकिन बहुत ठंड का बहुत जो दिन होता है उसको बहुत हैप्पीनेस से रिलेट नहीं करते हैं, उसको सैडनेस से रिलेट करते हैं। तो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस ट्री के नीचे मैं खड़ा हूँ उस पर एक क्रो बैठा हुआ है, और उसने डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की धूल है, वो मेरे ऊपर छोड़ दी है। और उनको लग रहा है कि जो क्रो है उसको भी ये बात पता चल चुकी है कि मैं कितना सैड हूँ। अब सोचो कि कोई इंसान दुखी है, जा रहा है, सर्दियों का मौसम है, किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया बचने के लिए कि स्नो गिर रही है, मैं बचने के लिए यहाँ पर बैठ जाता हूँ। लेकिन उसके साथ क्या होता है, फिर कोई जो बर्ड है, कोई क्रो है, उसने उसके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो डाल दी, तो वो उसका मूड क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा? नो मैम। तो उसका मूड और खराब हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इस क्रो को भी पता चल चुका है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर बहुत बुरा चीजें हो रही है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए इसने भी मेरे ऊपर धूल फेंक दी, जो कि किसकी धूल है? डस्ट की धूल है।
फिर लेकिन he has given my heart, लेकिन उसने क्या किया, अब वो दूसरी तरह से सोच रहे हैं, जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अब वो दूसरी तरह से सोच रहे हैं कि he has given my heart a change of mood, लेकिन इस इंसिडेंट से मेरे दिमाग में, मेरे मतलब मूड में कुछ चेंज भी आ गया है। क्या चेंज आ गया है? एंड save some part of a day I had due, और अभी तक जो मेरा जो आधा दिन जो बुरा निकल गया, जो दुख में निकल गया, उसको जो आधा और बच गया उसको बचाने के लिए मेरे पास एक मतलब मेरी जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई है। और क्यों चेंज हुई? उस क्रो की वजह से चेंज हुई कि जैसे ये क्रो है, इतनी स्नो पड़ रही है लेकिन फिर भी वो उस ट्री पर बैठा हुआ है और स्नो को फेंक रहा है और अपना काम करे जा रहा है, वो हार नहीं मान रहा है, उस स्नो के ऊपर भी वो टिका हुआ है, उससे वो डरकर भागा नहीं। तो मैं क्यों इतना सैड हूँ, मुझे क्यों इतनी हर चीज सैड लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी स्क्रो की तरह सोचना चाहिए कि जो चीज निकल गई, दिन को उन्होंने क्या कहा, टाइम से सिंबलाइज किया है, अब उन्होंने दिन को समय से जोड़ दिया, क्या कहा है कि जो आधा दिन निकल गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में उनको रियलाइज नहीं होता है लेकिन उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया होता है। तो पोएट क्या बता रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि जो मैंने अपना समय गंवा दिया है, जो मेरा दिन इतना खराब था, जो मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें गंवा दी, छोड़ दी, जिसका मुझे रिग्रेट होता रहता है, उसको मैं अभी इस पल, अभी जो जितना भी समय बचा हुआ, जो भी समय बचा, लाइफ का कोई किसी को पता नहीं है कि कब है कब नहीं है। तो पोएट क्या कह, जितना भी टाइम बच चुका है मैं इसको फुलफिल करूंगा, इसको अपने सही काम में लाऊंगा और अब सैड नहीं होऊंगा। और जैसे ये क्रो स्नो में भी, इस भरी स्नो में भी आराम से बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, वैसे ही मैं भी अपना काम करता रहूंगा, बाकी रिजल्ट चाहे जो भी हो। ठीक है, समझ में आई ये पोयम? यस मैम। सो डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है उसको किससे कंपेयर किया गया, क्या लगता है आपको, बताइए इस पोएम में, अपने शब्दों में बताओ क्या बताया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है? जो आपको लगता है, जो आपको डस्ट को समझ में आया है, जैसे अगर हम आपको कहें कि डस्ट ऑफ स्नो की समरी लिखो अपने वर्ड्स में, तो क्या बोलोगे, बताओ। क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एंड what does the poet say has changed his mood, how has the poet's mood changed? So the dust of snow means the fine particles of flakes of snow, जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, जो ठंडी जगह रहती है जहाँ पर बर्फ गिरती है, वहां पर जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, विद द फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण होते हैं किसके, बर्फ के, स्नो के, और the sudden shower in the form of dust snow change the poet's mood, the poet's mood changed from sad to happy, और जब क्रो ने उनके उसके ऊपर फेंका तो उनका अचानक से मूड चेंज हो गया, कैसे, सैड से हैप्पी में चेंज हो गया। और क्यों हुआ चेंज? he felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day, उनको जितना उन्होंने सैडनेस में वो अपना टाइम निकाल दिया था, उसको अब वो क्या करना चाहते थे कि जो बचा हुआ समय है उसको मैं खुशी से बिता लूं, उसको मैं ऐसे ही रिग्रेट में जाने ना दूं। फिर हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम, नेचर को फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे प्रेजेंट किया है, तो देखो, what are the birds that are usually named, हाँ, so Frost present nature in a very different way in the poem. Generally, poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities like peacock, parrot, cuckoo, मैना, आपने देखा होगा poems में
ज्यादातर पोएम्स में जब सुंदरता का और नेचर की बात होती है, तो अगर किसी बर्ड को चुनना है तो लोग क्या किसको चूज करते हैं? मैना को, और मोर को, पिकॉक को, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स, डव को, सुंदर सुंदर जो बर्ड्स है उनको चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस बर्ड को चूज किया है बताइए? बताइए, इस पोएम में यस रॉबर्ट मैम। फ्रॉस्ट ने किस बर्ड को चूज किया है? मैम क्रो को। क्रो को। सोचो कि नेचर को दिखाने के लिए, नेचर को डिपिक्ट करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसी सुंदर बर्ड को ना चुनते हुए क्रो को चुना, क्योंकि क्रो को बहुत अच्छा नहीं माना जाता ना, क्रो को बुरा ही समझते हैं लोग, बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, इट्स वॉइस एंड color. So, but Frost here has taken a totally different approach. He chose a crow, which is not often used to in poems. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. और क्रो को लोग मानते हैं कि बुराई, बुरे का, ये अपशगुन का प्रतीक मानते हैं उसको. थिंकिंग ऑफ अ क्रो brings very depressing and sorrowful picture of to our mind. अगर कोई क्रो के बारे में सोचेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत हैप्पी हो जाएगा या उसके माइंड में बहुत खुशियां आ जाएंगी. और इन्होंने ट्री को कैसे प्रेजेंट किया है? हेमलॉक ट्री को प्रेजेंट किया है, डस्ट ऑफ स्नो को प्रेजेंट किया है, नेचर को इन्होंने अपने पोएम में ऐसे ही प्रेजेंट किया है. सो अब आ जाओ सेकेंड जो पोएम है, जिसका नाम है फायर एंड आइस. अब यहाँ पर भी देखो, फायर और आइस को सिंबल की तरह ही यूज किया गया है. फायर को डिजायर, इच्छाएं, जो बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है ना, कभी खत्म नहीं होती है, उनसे कंपेयर किया गया है. और आइस को किससे कंपेयर किया गया है? हेट्रेड से, नफरत से. इसको भी किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. इसमें देखो, जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वो क्या है? पेरिश. पेरिश, जिसका मतलब यहाँ पर है डाई. आवाज आ रही फ्रेश? यस मैम। हाँ. So the meaning of perish is die, and suffice का meaning यहाँ पर है suffice का meaning यहाँ पर है sufficient, be sufficient. पर्याप्त होना. So let's start the poem. Someday, some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि the world will end in fire. जो वर्ड है वो फायर में, यानी कि आग में नष्ट हो जाएगा. Some say in ice, और कुछ कहते हैं कि बर्फ में. अब यहाँ पर फायर को आग और बर्फ ऐसा कुछ नहीं बताया गया है. यहाँ पर फायर का मतलब है डिजायर, इच्छाएं, और आइस का क्या मतलब है यहाँ पर? नफरत. तो कुछ लोगों का कहना है कि जो दुनिया है वो नफरत में खत्म हो जाएगी. कुछ का कहना है कि जो अनंत इच्छाएं हैं, जो इंसान का लालच है, डिजायर है, उसकी वजह से नष्ट हो जाएगी. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले देख लेते हैं. देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि कैसे दुनिया कभी ना कभी खत्म हो जाएगी. इसके पहले भी जो वर्ल्ड था वो एंड हो गया था उसका, और फिर से एक बार 2012 में भी ऐसे कुछ कहा गया था कि दुनिया खत्म होने वाली है. तो बहुत सारे ऐसे लोग कहते रहते हैं कि ये होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, वो होगा तो खत्म हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्या बोला है उन अपनी पोएम के थ्रू? देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. I do believe that the world will end someday, as anything that has a end, a beginning will have an end.
तो पोएट का यहाँ मानना है कि सब कहते हैं कि एक समय आएगा जब ये पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगी, ह्यूमन जो है उनका एंड हो जाएगा, और पोएट भी इस बात से अग्री करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी ये पता है कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो भी चीजें, एनीथिंग दैट बिगिन श्योरली उसका एंड भी होता ही होता है। लेकिन दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, और इसीलिए जब दुनिया की भी शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी एक समय पे होगा ही होगा। लेकिन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, द होल ऑफ द अर्थ वुड perish immediately, as no part of the sun can bear the heat, part of the earth can bear the heat of that intensity। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर जिस समय जो सन है, सूरज है, वो अपनी पूरी हीट पर आ गया, वो अगर बर्न हो गया, जलने लगा, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो पेरिश यानी कि डाई, जितने लोग हैं सब मर जाएंगे, पूरा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सन की जो हीट है उसको झेल सके। But if the sun grew colder and colder, everything will come to an end, as without sunlight life will end। लेकिन अब सन जो है वो गर्म हो गया, उसमें आग लग गई, तो भी सब कुछ एंड हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सन में अगर मान लो बर्फ पड़ जाए, सन जो है एकदम ठंडा हो जाए, तो भी इंसान नहीं जी सकता। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ही इंसान झेल सकता है, लाइफ उससे सरवाइव कर सकती है, ना तो बहुत ज्यादा ठंड से ही लाइफ सरवाइव कर सकती है। तो यहाँ पर डिजायर हेट्रेड दोनों को बोला गया है कि दोनों से ही काम नहीं चलेगा, दोनों में से कोई भी अगर ज्यादा हो गया है तो ह्यूमैनिटी जो है उसका एंड हो जाएगा। यहाँ पर ह्यूमैनिटी के एंड की बात हो रही, लाइफ से, अर्थ के एंड से ह्यूमैनिटी के एंड की बात हो रही है। So some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। फिर, but if it had to perish twice, अगर यहाँ पर कुछ भी खत्म होगा, कुछ भी अगर खत्म होगा, I think I know enough of hate to say that of destruction ice is also great and would suffice। suffice मतलब sufficient। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर खत्म करने के लिए आग लग गई है, आग से खत्म हो रहा है, तो जो फायर है, आइस है, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से ह्यूमैनिटी का एंड कर सकती है। तो फायर को, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, avarice, lust, conflict and fury, और I stand for cruelty, intolerance, rigidity, intensity, coldness, indifference and hatred। तो अब इतने सारे वर्ड से इनको सिंबलाइज किया गया है फायर और आइस को। फायर को किससे किससे किया गया है, देखो, ग्रीड से, लालच से, एवराइज से, लस्ट से मतलब लालसा, कॉन्फ्लिक्ट जो दूरियां होती है, मतभेद होते हैं, और आइस को किससे करें, क्रुएलिटी से, निर्दयता से, इनटॉलरेंस किसी को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे को माफ ना करना, और इंटेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस, और कोल्डनेस दया ना करना, बिल्कुल भी दया भाव ना होना, इनडिफरेंस यानी कि अलगाव, जो अलग अलग, अब हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की थिंकिंग एक दूसरे से अलग होती है, तो जब ये बहुत ज्यादा हावी हो जाता है अलगाव, तो लोग एक दूसरे से हेट्रेट करने लगते हैं कि वो एकदम मुझसे अलग है, मैं उससे बहुत महान हूँ, या मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। जो वर्ल्ड का एंड होने की बात कही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो उसका रीजन क्या बताया, उनके हिसाब से वर्ल्ड जो है वो कैसे एंड हो सकता है, आइस से या फायर से, किससे? मैम दोनों से। दोनों से, हाँ। दोनों से क्यों, क्या बोला है उन्होंने, दोनों के बारे में बताइए। क्योंकि मैम भेदभाव और हाँ, और लालच से एक दूसरे को देख के जलना। हाँ, और तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर ह्यूमैनिटी के और दुनिया के एंड की बात कही है, जो कि एक बहुत सीरियस बात है।
और इसमें इन्होंने दो अलग अलग चीजों को सिंबल बनाया है। इंसानी जो ह्यूमंस के जो इमोशंस हैं उनको दो चीजों का सिंबल बना दिया है। किसका? एक फायर का और एक आइस का। फायर से बहुत सारे इमोशंस को उन्होंने जोड़ा है, जैसे नफरत हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, और आइस को भी ऐसे ही उन्होंने जोड़ा है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि जब लोगों की इच्छाएं, जब किसी का लालच, अब जब फायर है, कोई लालच में जब आता है, इच्छाओं में जब जलने लगता है, इच्छाओं की जो लपटें होती है उसको एकदम जला डालती है, तो वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझता है ना। सामने वाला उसको जो भी दिखेगा वो उसको अपना दुश्मन ही नजर आएगा। और अगर वर्ल्ड में सब एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे, सबको एक दूसरे का दुश्मन समझेंगे सब, तो क्या होगा? एक दिन एंड हो जाएगा वर्ल्ड का। अभी आप देखेंगे, अपने आसपास ही देखोगे, एक मौका चाहिए लोगों को झगड़ने का। और ये क्यों है? लोग इतनी जल्दी झगड़ने में क्यों इतनी जल्दी वो लोग झगड़ा करने लगते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस, है ना, जो उनका लालच है। और लालच ही फायर है, और जब ये फायर जो है ये बहुत ज्यादा जलेगा तो इसकी हीट जो है वो अर्थ सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो क्यों हुआ था? लालच थी ना, अपने आप को सबसे ऊपर देखने की क्या मैम? लालच। पूरी वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर हेलो फर्स्ट क्यों हुआ था? आवाज आ रही है? हेलो मैम? आवाज आ रही मैम है हितेश? हाँ, नहीं आ रही है आवाज? मैम? अपना माइक ठीक करो, माइक हेलो वॉल्यूम मैम? बढ़ाओ। ठीक, मैम ठीक है मैम, मैं तो पूरा है मैम। हेलो हेलो मैम? अभी आ रही है आवाज? हेलो अभी आ रही है? हेलो मैम? मैम? आ रही है? यस मैम, अब आ रही। अच्छा, और इससे नहीं आ रही है? अब मैम अब फंस नहीं रही। आ रही? मैम अब आ रही मैम, फंसने लग रही है ना मैम आ रही है आवाज। ना? यस मैम। हाँ, फंसती होगी क्योंकि नेटवर्क खराब हो जाता है ना। सो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है कि बहुत ज्यादा हीट जो होगी वो इंसान नहीं झेल सकता। तो हमने आपको एग्जांपल दिया था वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का। उसमें ये जो वॉर थी ये क्यों हुई होगी बताइए? मैम सबको जो एक, ग्रीड मैम क्योंकि था, सबको, हाँ, लालच था ना अपने आप को सबसे हाँ ऊपर बनाने का, ऊंचा। अपनी कंट्री को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने का, कि मेरी कंट्री में सबसे ज्यादा ताकत है, देखो मैं तुम्हें, तुम्हारी पूरी कंट्री नष्ट। को साफ कर सकता हूँ। तो इसी वजह से जो वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था। अगर मान लो फिर से किसी के अंदर ये लालच आ गया, ये ग्रीड, ये फायर आ गया कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं सबसे ऊपर हूं, किसी भी कंट्री के अंदर, मान लो अमेरिका के अंदर आ गया, अमेरिका। तो क्या होगा? ह्यूमैनिटी का एंड हो जाएगा। वो वो झगड़ेंगे, इधर के लोग झगड़ेंगे, हर तरफ सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा। और इसमें एंड किस चीज का होगा? ह्यूमैनिटी का। यूनिटी का। अर्थ जो है ये इंसानियत। झेल नहीं पाएगी, है ना। यस मैम। हाँ, और ऐसे ही आइस, आइस भी नफरत है। मान लो किसी को किसी से नफरत ही हो गई है, उसको ये नहीं साबित करना है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ नीचे हूँ, उसको बस उस चीज से नफरत हो गई, उस इंसान से, उस चीज से नफरत है, तो वो नफरत के चलते भी अपना सब कुछ खत्म कर देगा, है ना। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही सीरियस टॉपिक पर ये पोयम लिखी है, फायर एंड आइस, और इसको सिंबलाइज कर दिया है। एग्जैक्ट शब्दों को ना यूज करके इन्होंने फायर और आइस का यूज किया है। ठीक है, यस चलो, यस मैम। दैट इज इट फॉर टुडे। और कोई थैंक यू मैम। क्वेश्चन? नो मैम। चलो, थैंक यू। मैम, हाँ बोलो। मैम एक बार आइस को फिर से रिप्रेजेंट कर दीजिए मैम, कैसे बताया था आपने? अच्छा, देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक द ओनली
कहाँ गया? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से, आइस को हेट बनाया गया है, आइस को क्या अच्छा, नफरत। बताया गया है? हेट। हेट, नफरत बताया गया। और फायर को क्या बताया गया है? ग्रीड, डिजायर। लालच, लालसा, लस्ट, है ना, जो डिजायर होते हैं, जो अंत जिसका नहीं होता है, वो आग है। और आइस क्या है? नफरत हेट। है, हेट्रेड है। इनडिफरेंस है, मतलब अलगाववाद है एक दूसरे की। अब तुमको किसी से नफरत होगी तो वो चाहे सही ही बात बोलेगा, तुम उसको अग्री करोगे ही नहीं, तुम डिफरेंट ही चलोगे उससे, क्योंकि तुमको वो इंसान पसंद नहीं है। चाहे वो सही ही बोल रहा हो, लेकिन उसकी बात ही पसंद नहीं आएगी। और जब किसी ने हेट्रेड मन में पाल ली है, तो फिर वो उन दोनों का जो रिलेशन है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हेट जो है वो जाएगी ही नहीं। कैसे जाएगी? श्रेष्ठ, चलो, so that is it for today. Next class में we will read the next book. Okay, thank you students, bye bye.